अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बेटा आज का जो टॉपिक हमारा है सर्कुलर मोशन में, पहले हमने लास्ट में पढ़ा था काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। आज हम सर्कुलर मोशन में कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं उनकी फिजिक्स पढ़ेंगे, वो पार्ट पढ़ेंगे हम। फोर्स वाला पार्ट आज सर्कुलर मोशन का हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक आज का है मैं लिखूंगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। और एक बात बेटा, आई हैव अ सर्टेन प्रॉब्लम इन माय आई, यू कैन इग्नोर दिस थिंग, इट कैन गेट पॉसिबली बेटर विद इन 3 और 4 डेज। आप क्लास या लेक्चर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बेटा आपको याद दिलाना चाहूंगा कि लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन जो है, आई एम जस्ट रिपीटिंग, थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। सर्कुलर मोशन के बेटा हमारे यूजुअली जो है 2 टाइप्स है। हम वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशंस। एक को हम कहते हैं बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और दोनों की मैंने आपको बेसिक डेफिनेशंस लास्ट क्लास में बताई हैं, आज फिर से बताता हूं बेटा। ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसमें जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो तो चेंज होगी ही होगी, क्योंकि जब भी सर्कुलर मोशन होती है या कोई भी सर्कुलर मोशन होती है, उसमें जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है, उसकी जो वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन डेफिनेटली चेंज होगी, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। हर एक केस में एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज होती है। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है। पर बेटा डिफरेंस कहां पे आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है मैग्नीट्यूड पे। जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, वो या तो सेम रहेगा या तो वो चेंज होगा। अगर वो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मतलब एक ही स्पीड पे वो मूव करेगा सर्कल में, उसी मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर उसकी स्पीड चेंज होगी, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो भी बेटा चेंज होगी। यहां पे भी मैं लिखूंगा चेंज, क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हर एक केस में चेंज होती है। पर यहां मैं लिखूंगा बेटा मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी का है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हम उसी सर्कुलर मोशन को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आपका कांस्टेंट रहे, ठीक है। और यहां मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज, यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। सो बेटा दिस इज व्हाट वी कॉल एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एक बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सर्कुलर मोशन में हम 2 तरह की एक्सेलरेशंस या 2 तरह की वेलोसिटीज को डिफाइन करते हैं। एक वेलोसिटी होती है हमारी लीनियर वेलोसिटी, दूसरी होती है एंगुलर वेलोसिटी। एक एक्सेलरेशन होती है लीनियर एक्सेलरेशन, दूसरी होती है एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर मैंने आपको बताया था कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होती है जो लीनियर एक्सेलरेशन होती है, इसके मैंने आपको 2 कंपोनेंट्स करवाए थे। एक वो कंपोनेंट जो सर्कल किसी भी पॉइंट पे अगर आप लीनियर वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे, अगर वो कंपोनेंट टेंजेंशियल आ जाता है तो उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे। और इसी लीनियर एक्सेलरेशन का एक और कंपोनेंट होता है विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, उसको हम कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, या उसको हम कहते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। बेटा ये सारी बातें मैंने लास्ट क्लास में कही है। आई होप कि आपने वो प्रीवियस लेक्चर देखा होगा। तो अगर आपने वो अच्छे से देखा होगा तभी आप ये जो मेरी बातें अभी है ये आप आराम से समझ पा रहे होंगे। तो कुल मिला के हमारे पास 3 तरह की एक्सेलरेशंस होती हैं एक सर्कुलर मोशन में। वन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन whose direction is given by drawing the tangent at a particular point. One is radial acceleration or we call that centripetal acceleration, और हमारी होती है तीसरी टाइप जिसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैंने ये बताया था आपको कि
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम जो है वो होता है कि जब स्पीड चेंज होती है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड चेंज होता है, उसी को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बेसिकली डिफाइंस द चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो यहां पे होगी उसका वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन डिफाइन क्या करती है, इट डिफाइंस बेसिकली चेंज इन डायरेक्शन, और डायरेक्शन यहां पे भी चेंज होती है, यहां पे भी चेंज होती है। तो इसका मतलब है यहां पे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो है उसका वैल्यू ना तो यहां पे जीरो होगा और ना ही यहां पे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो होगा। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकता सर्कुलर मोशन में, क्योंकि यही तो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी, और जब भी सर्कुलर मोशन होगी वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज होगी, ठीक है। पर मैग्नीट्यूड का जो रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में रिप्रेजेंट करता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और मैंने आपको कहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रहता है कांस्टेंट, तो इसका मतलब है जो इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा। Why? Because tangential acceleration represents change in magnitude of velocity. But in uniform circular motion, magnitude of velocity remains constant. Therefore, in uniform circular motion, tangential acceleration is always zero. अब अगर यहां देखेंगे, यहां पे बेटा tangential acceleration का वैल्यू जीरो कभी नहीं हो सकता, इट कैन नेवर बी जीरो। क्यों यहां पे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब याद रखेंगे, अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या तो डिक्रीज हो रही है। अब अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है। अब अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है। ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताई है। सिमिलरली आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है, दे आर पैरेलल। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है देन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आर अपोजिट। यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और मैंने आपको ये भी बताया कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की जो फॉर्मूला है, जो इसका मैग्नीट्यूड है, वो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, that is v square by r. V square by r. This is the formula of centripetal acceleration, where v is the magnitude of speed and r is the radius of the circle in which object is moving. इसको हम in terms of angular velocity ऐसे भी लिख सकते हैं, v के बदले हम लिख सकते हैं ओमेगा r। ये मैंने आपको बताया है जब मैंने आपको रिलेशन दिखाई है ना वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, तब मैंने आपको बताया कि v होता है बराबर ओमेगा इंटू आर। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड r इज रेडियस, सो इसका स्क्वायर आएगा, डिवाइड आएगा r। सो बेटा ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, एक r कैंसिल, सो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, तो बेटा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर होता है, v स्क्वायर बाय r, एंड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, अगर आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी की फॉर्मूला चाहिए, दैट इज dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, सो लेट्स कम टू द डायनेमिक्स पार्ट, लेट्स कम टू द फोर्स पार्ट ऑफ दिस मोशन। अब देखो बेटा, अब हम आएंगे डायनेमिक्स पार्ट पे, फोर्स पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, और ये हम स्टार्ट करेंगे बाय डिफाइनिंग सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो बेटा, आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि जो सर्कुलर मोशन होती है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम उस मोशन को कहते हैं जिसमें वेलोसिटी चेंज हो। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यूरिंग मोशन, उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, या दोनों चेंज हो रहे हैं। अब आपने ये देखा है कि कोई भी सर्कुलर मोशन हो, सर्कुलर मोशन का कोई भी टाइप हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, हर एक टाइप ऑफ मोशन में जो है वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। मैग्नीट्यूड सेम रहे ना रहे, पर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो डेफिनेटली चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है
एवरी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन जो है उसमें बॉडी की वेलोसिटी इन जनरल चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं दैट every type of circular motion is a non-uniform motion, or in general you can say that circular motion is a non-uniform motion. Non-uniform motion का दूसरा नाम है accelerated motion, क्योंकि इसमें accelerate होती है बॉडी। बहरहाल ये हमने काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा है। चलो अब ये तो क्लियर हो गया कि सर्कुलर मोशन जो है दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन और दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। आप लोग ने ये भी पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन में कि न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम ये पढ़ते हैं कि एक बॉडी एक्सेलरेट तब ही कर सकती है जब उस बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा। जब तक एक बॉडी पे एक्सटर्नल नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगा तब तक वो बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर सकती, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जरूरी है कि एक एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे एक्ट करे। तो इसका मतलब है सर्कुलर मोशन में जो है डेफिनेटली कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, जिस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी की वेलोसिटी चाहे डायरेक्शन चेंज हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो, वो चेंज हो रहा है। तो बेटा इसी एक्सटर्नल फोर्स को, जो एक ऑब्जेक्ट को, मैग्नीट्यूड की बात छोड़ो क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। Circular motion is a non-uniform motion. If circular motion is a non-uniform motion, then for this motion you need an external force. बेटा उस external force को जो आपकी circular motion जो है exhibit करवाता है, circular motion करवाता है, उस force को हम नाम देते हैं बेटा centripetal force. So this is a general thing. पर I am assuming that, मैं यहां पे एक चीज assume कर रहा हूं कि जो ये फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी, दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अंडरस्टैंड कर लो। फॉर एग्जांपल यहां पे एक सर्कल बनाता हूं मैं और ये एक बॉडी है, इस बॉडी का मास m है, ठीक है बेटा। अगर ये इस सर्कल में मूव कर रहा है विद सर्टेन स्पीड, लेट अस सपोज इसकी जो स्पीड है वो v है, एंड लेट अस एज्यूम दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस v इज कांस्टेंट। सो दिस इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बेटा जब ये मूव करेगा, आपने अभी अंडरस्टैंड किया कि ये जो मोशन है इसमें कम से कम इस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज तो होगा ही होगा। सो दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। एक्सटर्नल फोर्स इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, क्योंकि तभी बॉडी एक्सेलरेट कर सकती है। और अगर बेटा वो एक्सटर्नल फोर्स, if that external force is directed towards the center of the circle, ये मान लो इसका सेंटर है and this is the external force, अगर बेटा ये external force directed है towards center, then this external force which is responsible for this circular motion, this external force is then called as centripetal force। या आप ऐसे भी कह सकते हो बेटा, मान लो अब अगर ये फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन towards center नहीं है, it has some other direction, तो अब याद रखेंगे सर्कुलर मोशन में जब फोर्स एक्ट करता है बॉडी पे, फोर्स तो डेफिनेटली एक्ट करना चाहिए क्योंकि तभी एक बॉडी एक्सेलरेट करेगी। उस फोर्स का जो कंपोनेंट सेंटर की तरफ होगा उस वाले कंपोनेंट को हम कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ऐसे बॉडी है, ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो इस डायरेक्शन में है। लेट अस सपोज दिस इज m। अब ये जो फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है बेटा, अब इसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर नहीं है, पर दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मोशन, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सर्कुलर मोशन। पहले आप ये बात जहन में डाल दो कि सर्कल में एक बॉडी तब तक मूव नहीं कर सकती जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना हो। अब वो फोर्स टुवर्ड सेंटर भी हो सकता है, इट कैन हैव सम अदर डायरेक्शन, मगर सेंट्रिपिटल फोर्स उस फोर्स का नाम नहीं है कि जो एक बॉडी पे एक्ट करेगा और उस फोर्स से वो बॉडी सर्कल में मूव कर रही है। नहीं, सेंट्रिपिटल फोर्स हम उस वाले कंपोनेंट को कहते हैं या उस नेट फोर्स को कहते हैं विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। अब इसका काम जो है सेंट्रिपिटल फोर्स का वो होता है बॉडी की जो बॉडी जो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है, इस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करवा रहा है ना, वो यही सेंट्रिपिटल फोर्स है। सेंट्रिपिटल फोर्स इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो दिस सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। सो
अगर ये फोर्स है और आपको सेंट्रिपिटल फोर्स निकालना है तो आप इसका देखेंगे, इसका आप एक कंपोनेंट देखेंगे। मान लो ये सेंटर है एंड लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो इसका कौन सा कंपोनेंट सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है बेटा? जब इसके कंपोनेंट करेंगे तो यहां से आएगा एफ कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, तो यहां से आएगा आपका एफ साइन ऑफ थीटा। तो बेटा ये जो ये वाला कंपोनेंट है ना एफ कॉस थीटा, इसी को आप नाम देंगे सेंट्रिपिटल फोर्स। समझ आ रहा है? तो दो चीजें हैं यहां पे, दो बातें आप जहन में याद रखो। एक है कि जब भी बॉडी सर्कल में मूव करती है वी नीड एन एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि ये यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वो जो एक्सटर्नल फोर्स है इट कैन हैव एनी डायरेक्शन। अब हम सेंट्रिपिटल फोर्स किसको कहेंगे? हम सेंट्रिपिटल फोर्स उस फोर्स को कहेंगे, उस एक्सटर्नल फोर्स को कहेंगे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। जिस फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर की तरफ हो, द नेट फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, उसको हमें नाम देना है सेंट्रिपिटल फोर्स। मान लो यहां पे सारा फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ है, तो मैंने एफ को नाम दिया सेंट्रिपिटल फोर्स। अब यहां पे एफ जो है ये सेंटर की तरफ नहीं है, क्या आप इसको सेंट्रिपिटल फोर्स कह सकते हो? नहीं। तो फिर किसको कहना है? इस फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ हो। समझ आ रहा है? शाबाश। तो ये है सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। इट इज द पार्ट, इट इज द कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। ठीक है बेटा। अब इस सेंट्रिपिटल फोर्स का काम क्या है? तो याद रखेंगे बेटा, इस सेंट्रिपिटल फोर्स का काम होता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करना। इसके लिए मैं ऐसे यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे सिखाऊंगा, ये आप याद रखिए। देखो बेटा, मैं 3 केसेस लेता हूं यहां पे। ये अगर बॉडी है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है। दिस इज केस फर्स्ट। अगर इस बॉडी पे आप एक फोर्स एक्सर्ट करोगे ऐसे, एंड दिस फोर्स इज पैरेलल टू दिस v। एक बॉडी है, इट इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी v एंड नाउ यू आर अप्लाइंग ए फोर्स f एंड दिस फोर्स इज पैरेलल टू v। तो क्या होगा बेटा, याद रखेंगे, यहां पे इस बॉडी का जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज होगा, पर जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब फोर्स पैरेलल एक्ट करता है ना वेलोसिटी को, उस टाइम पे क्या होता है बेटा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है इट विल इंक्रीज, ये इंक्रीज होगा, पर जो v की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ v, डायरेक्शन ऑफ v जो है, डायरेक्शन ऑफ v ये रहेगा बेटा कांस्टेंट। तब जाके डायरेक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कब? जब एक बॉडी पे फोर्स एक्ट करेगा पैरेलल टू इट्स वेलोसिटी। समझ आ रहा है? फाइन। दूसरा केस बेटा, यही बॉडी मान लो ये इसकी वेलोसिटी है और इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है इट एक्ट्स अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन। अगर फोर्स एक बॉडी पे एक्ट करेगा एंटी पैरेलल टू इट्स वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उसके अपोजिट में आपने फोर्स एक्सर्ट किया, तो क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज होगा, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। सिंपल सी बात है। अगर उल्टा फोर्स एक्सर्ट करोगे तो वेलोसिटी घटेगी, डिक्रीज होगी, रिटार्डेशन होगी वहां पे। और जो डायरेक्शन होगी ना बेटा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रहेगी सेम, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रहेगी सेम, इट विल रिमेन कांस्टेंट। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो पहले सेम रहेगी, पर अगर आपने फोर्स बहुत देर तक अप्लाई किया फिर क्या होगा, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये बॉडी आ रही है, मैंने फोर्स उल्टे डायरेक्शन में एक्सर्ट किया, ये इसकी वेलोसिटी कम होगी, एक टाइम आएगा ये स्टॉप होगी। फिर क्या होगा, अगर ये फोर्स अभी भी एक्ट कर रहा है तो अब ये उल्टे डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा। फिलहाल हम इंस्टेंटेनियस बात कर रहे हैं कि इंस्टेंटेनियसली क्या होगा। इंस्टेंटेनियसली अगर फोर्स पैरेलल है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और डायरेक्शन रहेगी सेम। इंस्टेंटेनियसली अगर इसी तरह फोर्स अगर आपने एंटी पैरेलल एक्ट कर लिया तो इंस्टेंटेनियसली क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी मैग्नीट्यूड वाइज, उसकी डायरेक्शन रहेगी सेम। अब अगर तीसरा केस है बेटा, अब अगर मान लो ये बॉडी है, ये जा रही है विद वेलोसिटी v और आपने इस पे फोर्स एक्सर्ट किया in this direction and this direction is perpendicular to the direction of velocity. This is very interesting. अब अगर आपने फोर्स एक्सर्ट किया इस बॉडी पे
पर ये जो फोर्स आपने एक्सर्ट किया ना, ये आपने उस डायरेक्शन में एक्सर्ट किया जो डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है. So you are applying force along the direction which is perpendicular to the direction of velocity. अब चाहे ऐसे एक्सर्ट कर लो, अब चाहे ऐसे एक्सर्ट कर लो, ऊपर वाली डायरेक्शन में एक्सर्ट कर लो. अगर बेटा फोर्स परपेंडिकुलर होगा ना वेलोसिटी को, तो क्या होगा याद रखिए बेटा, उस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ये रहेगा बेटा कांस्टेंट. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. पर फर्क किस पे पड़ता है बेटा? फर्क पड़ता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है बेटा, ये होगा आपका चेंज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो याद रखेंगे, अगर आपको एक बॉडी की वेलोसिटी का खाली मैग्नीट्यूड चेंज करना है, आप चाहते हो अगर आप चाहते हो कि बॉडी का मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहे और इस बॉडी की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको उस बॉडी पे फोर्स जो है वो एक्सर्ट करना पड़ेगा अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ दैट ऑफ वेलोसिटी. तो याद रखिए बेटा, जब भी फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करता है ना तो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, उस टाइम पे क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल रिमेन सेम. उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड सेम रहेगी, उसकी चेंज होगी, इसकी डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी. यही से आपका जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना ये हमेशा सेंटर की ओर होता है, और जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है ये हमेशा अलोंग टेंजेंट होती है. तो इसका मतलब है सर्कुलर मोशन में अगर मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स को डिनोट कर लिया हमने एफसी के साथ, सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट पार्ट और दैट कंपोनेंट और दैट फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट. सो हमेशा क्या होगा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल वेलोसिटी के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, वो 90 डिग्री का होगा. जैसे यहां पे मैंने ये केस बता दिया, तो अगर फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो बेटा हमें बताओ क्या ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है? नहीं, क्योंकि जब फोर्स परपेंडिकुलर वेलोसिटी को रहता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम रहेगा. तो क्या होगा बेटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेगा. तो यही मैं आपको कहना चाहता था कि बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का जो काम है ना सर्कुलर मोशन में, वो ये है कि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करवाता है. मैग्नीट्यूड के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है. सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है टुवर्ड सेंटर, या ये वो फोर्स है, ये उस फोर्स का वो वाला कंपोनेंट है जो डायरेक्टेड है टुवर्ड सेंटर. इसका काम होता है खाली टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो बेटा हमें बताओ, एक पॉइंट ये है. दूसरा पॉइंट ये है कि हर एक सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है. ये तो ऑब्वियस है, ये तो जनरल स्टेटमेंट है. तो इसका मतलब है हर एक सर्कुलर मोशन, जो भी टाइप हो सर्कुलर मोशन का, हर एक टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करवाने के लिए आपको फोर्स चाहिए. वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करवाने के लिए आपको फोर्स चाहिए. वो फोर्स कौन होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. उसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड सेंटर. तो इसका मतलब है इन एवरी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन या जनरली इन सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट. सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ही होगा, और ये वो वाला फोर्स है विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर. ठीक है, शाबाश. एक अहम बात यहां पे ये भी याद रखेंगे कि बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स कोई, दिस इज नॉट ए न्यू काइंड ऑफ फोर्स. जैसे 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 आप फ्रिक्शन पढ़ते हैं, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ते हैं, वेट पढ़ते हैं, टेंशन पढ़ते हैं, इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स कोई इस टाइप का फोर्स नहीं है. ये कोई दूसरे किस्म का या कोई नया फोर्स नहीं है. फिर बेटा ये आपको उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो फोर्स सेंटर की तरफ हो. अगर ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन फ्रिक्शन, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज टुवर्ड सेंटर, फिर आपको नाम देना पड़ेगा फ्रिक्शन. फ्रिक्शन का नाम होगा फिर सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन टेंशन, फोर्स ऑफ टेंशन इज टुवर्ड सेंटर, देन टेंशन इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स. If during motion your weight is towards center, then your weight become a centripetal force. तो आप याद रखना है आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नए किस्म का फोर्स नहीं है, ये कोई दूसरे किस्म, या दिस इज नॉट ए न्यू काइंड ऑफ फोर्स. एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स इज द नेम given to that force or given to that component of force which is directed towards center. सिंपल सी बात है. This is not a new kind of force.
इट इज द नेम गिवन टू दैट फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। समझ आ रहा? शाबाश। सो बेटा ये है तीसरा केस। अब एक और केस मैं आपको बताता हूं, वो यहां पे लिखता हूं। दिस वाज थर्ड केस। चौथा केस है बेटा ऐसे। अब अगर ये बॉडी है, ये इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। अब अगर इस पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो यहां पे फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना था बेटा? 0 डिग्री। पैरेलल थे ना दोनों। यहां पे एंगल कितना था बेटा? 180 डिग्री। एंटी पैरेलल थे ना, ठीक है। यहां पे थीटा कितना था फोर्स और वेलोसिटी के बीच में? 90 डिग्री। अब अगर एंगल फोर्स और वेलोसिटी के बीच में ना तो 0 है, ना तो 180 है, ना तो 90 है, कोई दूसरा फोर्स होगा। मतलब इन तीनों केसेस को छोड़ के कोई और तरह का फोर्स है, किसी और डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है ऐसे, ठीक है। यहां पे जो वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल है वो मान लो थीटा है, ऐसे है, ठीक। या यहां पे मैं बनाता हूं, ये ऐसे वेलोसिटी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और फोर्स इस डायरेक्शन में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। दिस इज द एक्यूट एंगल लेस देन 90, दिस इज ग्रेटर देन 90, द ऑब्ट्यूज एंगल। तो बेटा यहां पे क्या है, यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना? तो देखो यहां पे क्या करते हैं हम बेटा, जब एंगल फोर्स और वेलोसिटी के बीच में ना तो 0 होगा, ना तो 180 डिग्री होगा, ना तो 90 डिग्री होगा, तब जाके हम क्या करते हैं, हम इस फोर्स के दो कंपोनेंट करते हैं। एक कंपोनेंट हम करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और दूसरा होगा डेफिनेटली अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मान लो यहां पे ये केस लेंगे, इस फोर्स के हम दो कंपोनेंट करते हैं। एक आएगा बेटा ये, दूसरा आएगा ये। अगर ये F है तो इस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन में फोर्स आएगा वो होगा बेटा F cos ऑफ थीटा, और जो यहां से आएगा वो आएगा F sin ऑफ थीटा, ठीक है। अब इसका मतलब है कि इस वाले केस में इस बॉडी पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स तो वेलोसिटी के पैरेलल में है, और एक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो फोर्स वेलोसिटी को पैरेलल है, जो फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वो फोर्स जो है इस वेलोसिटी का क्या चेंज करेगा बेटा? मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा। और जो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, जो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, वो इस बॉडी की डायरेक्शन चेंज करवाएगा। तो इसका मतलब है इस वाले केस में इस बॉडी की वेलोसिटी जो होगी उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फोर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल है, उस केस में क्या होता है बेटा? डायरेक्शन रहती है कांस्टेंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। और अगर फोर्स परपेंडिकुलर है उसमें उल्टा होगा, उसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन होगी चेंज। अब अगर फोर्स ना तो पैरेलल है, ना तो एंटी पैरेलल है, ना तो परपेंडिकुलर है, कोई और डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, तो क्या होगा बेटा? उस केस में बॉडी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा वेलोसिटी का, उस केस में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी चेंज होगी। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम इस फोर्स के दो कंपोनेंट करते हैं। एक कंपोनेंट को हम पैरेलल टू वेलोसिटी रखते हैं, दूसरे को परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी रखते हैं। पैरेलल वाला कंपोनेंट मैग्नीट्यूड चेंज करवाएगा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट डायरेक्शन चेंज करवाएगा। तो यहां पे ये फोर्स पैरेलल है वेलोसिटी को, तो ये इस बॉडी की जो वेलोसिटी है उसको इंक्रीज करवाएगा और ये डायरेक्शन चेंज करवाएगा। अगर यहां पे लेंगे आप इसके दो कंपोनेंट करेंगे, तो एक कंपोनेंट यहां से आएगा, एक कंपोनेंट यहां से आएगा, ठीक है। तो यहां पे जब आप कंपोनेंट करेंगे बेटा, तो देखो यहां पे इस फोर्स का जो कंपोनेंट है, अगर ये सारा थीटा है, ये सारा एंगल थीटा है, तो यहां से ये 90 हो गया बेटा, हाँ। तो ये वाला एंगल आपका आ गया 90 माइनस थीटा, ये वाला आ गया आपका 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा आ गया तो ये बेटा आपका आ गया थीटा। सॉरी, फिर से देखो बेटा, ये सारा एंगल अगर थीटा है तो यहां ये तो 90 है, तो इस एंगल को मान लो आप थीटा डैश, ठीक है। तो ये थीटा डैश किसके बराबर होगा बेटा? सारा एंगल थीटा है, माइनस कर लो 90, ठीक। देखो यहां से फिर मैं ये डायग्राम ऐसे बनाता हूं, ये मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो मैं डायग्राम थोड़ी सी बड़ी बनाता हूं और साफ साफ बनाता हूं। तो ये बेटा मान लो दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये इसकी वेलोसिटी है और इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। तो मान लो ये वाला जो है ना, ये वाला एंगल, लेट अस सपोज दिस इज थीटा, ठीक है। तो जब आप इस थीटा के दो कंपोनेंट करेंगे, एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में आएगा, वो आएगा F cos ऑफ थीटा, और एक कंपोनेंट यहां से आएगा, वो आएगा F sin ऑफ थीटा, ठीक है।
अब देखो बेटा, ये एफ कॉस थीटा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इससे क्या होगा, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, और ये एफ साइन थीटा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो इससे क्या होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। समझ आ रहा है? तो याद रखो बेटा, व्हेन फोर्स इज पैरेलल टू वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज, डायरेक्शन विल रिमेन सेम. When force is anti-parallel to velocity, magnitude will decrease, direction will remain same. When force is perpendicular to velocity, magnitude will remain same, direction will change. And when force makes some other angle other than 0 degree, 180 degree or 90 degree, क्या होगा, both magnitude as well as direction of velocity will change. समझ आ रहा है? शाबाश। इसी तरह अब देखो बेटा, यहां एक और चीज आ रही है। यहां मैं आपको जो सर्कुलर मोशन है, जो मैंने आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाया है बेटा, उस सर्कुलर मोशन के जो मैंने दो टाइप्स आपको बताए हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, उसको फिर से दिखाता हूं। यहां देखो बेटा, जो हमारी सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन जो हमारी है, मैंने आपको इसके दो टाइप्स पढ़ाए हैं। एक को मैंने बताया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरी को मैंने बताया है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया ना, उसके बेसिस पे डिफरेंस देखो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में। बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी पे खाली ये मान लो वेलोसिटी v से जा रहा है, उसका इसका मास m है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में खाली जो बॉडी पे जो फोर्स एक्सर्ट करता होता है ना, एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर मोशन में तो F एक्सटर्नल डेफिनेटली होना चाहिए। अगर वो एक्सटर्नल फोर्स एंटायरली डायरेक्टेड है टुवर्ड सेंटर, अगर उस एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर है, जैसे ऐसे, ठीक है, तो बेटा इस फोर्स को नाम देना पड़ेगा सेंट्रिपिटल फोर्स, क्योंकि जो जब भी फोर्स डायरेक्टेड होता है टुवर्ड सेंटर, या फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ होता है, उसी को सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। तो बेटा ये सेंट्रिपिटल फोर्स है। तो बेटा अगर ये सेंट्रिपिटल फोर्स है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, तो मैंने आपको बताया कि बेटा सेंट्रिपिटल फोर्स का काम होता है इस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करवाना। सेंट्रिपिटल फोर्स मैग्नीट्यूड के साथ कुछ नहीं करता। तो आप याद रखेंगे, इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है एक बॉडी पे ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, दैट एक्सटर्नल फोर्स इज एंटायरली डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, दैट इज एंटायरली डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। अगर वो एंटायरली डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर है, तो इसका मतलब है उसमें जो फोर्स होता है ना, खाली सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट करता है। और जब सेंट्रिपिटल फोर्स खाली एक्ट करेगा, वो उस बॉडी का जो है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी खाली चेंज करवाएगा, मैग्नीट्यूड के साथ वो कुछ नहीं करेगा। याद रखो बेटा, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स होता है ना, वो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है, और वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है। इसीलिए इस मोशन में खाली मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहता है और डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर आप डायग्राम बनाएंगे, ये मान लो ये सर्कुलर मोशन है, दिस इज योर सर्कुलर मोशन, और ये बॉडी है, यहाँ पे इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ये सेंटर है, ठीक है, दिस इज योर सेंटर। यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा यहाँ पे, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर नहीं होती, क्योंकि अगर उसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होगी फिर तो वो सेंट्रिपिटल फोर्स है और वो खाली मैग्नीट्यूड चेंज करवाएगा। पर आपको पता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर में मोशन में मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो ना तो पैरेलल टू वेलोसिटी होगा, ना तो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा, ना तो एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी होगा, वो किसी और एंगल पे होगा। फॉर एग्जांपल वो इस डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या इसको आप सेंट्रिपिटल फोर्स नाम देंगे? नहीं, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स उसी को नाम देना है जो सेंटर की तरफ होगा। फिर क्या करते हैं बेटा, इस फोर्स के हम दो कंपोनेंट करते हैं। मान लो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एफ है, लेट देन एफ का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा बेटा, एफ कॉस ऑफ थीटा। इसी का नाम आप सेंट्रिपिटल फोर्स देंगे, इसी का नाम आप सेंट्रिपिटल फोर्स देंगे। इस फोर्स का वो वाला कंपोनेंट विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, और ये वाला जो कंपोनेंट है इसका ये बनेगा इस डायरेक्शन में, वो होगा एफ साइन ऑफ थीटा। इसको आप नाम देंगे यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट। व्हाई? बिकॉज दिस इज एक्टिंग पैरेलल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसको हम नाम देते हैं टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। तो बताओ बेटा, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के पैरेलल में भी फोर्स है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी फोर्स है। ये वाला फोर्स इस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करवाएगा और ये वाला फोर्स इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करवाएगा।
इसीलिए इस मोशन को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज एंटायरली डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर एंड दैट इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है। बट इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, दैट इज नॉट पैरेलल टू वेलोसिटी, पैरेलल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी, इट मेक्स सम अदर एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। फिर उसका जो कंपोनेंट सेंटर की तरफ होगा उसको हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहेंगे, और उसका जो कंपोनेंट पैरेलल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा उसको हम टेंजेंशियल फोर्स कहेंगे। सेंट्रिपिटल फोर्स डायरेक्शन चेंज करवाएगा, टेंजेंशियल फोर्स मैग्नीट्यूड चेंज करवाएगा। समझ आ रहा है? शाबाश। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेंट्रिपिटल फोर्स। शाबाश। सो बेटा मैंने आपको सेंट्रिपिटल फोर्स की डेफिनेशन बताई। कौन सा फोर्स है ये? एनी फोर्स ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, एनी फोर्स और कंपोनेंट ऑफ फोर्स और नेट फोर्स which is directed towards center of the circle, we call that centripetal force। और इस centripetal force का काम क्या होता है? The basic aim of this centripetal force or the application of the centripetal force is that it changes the direction of velocity। अगर आपको खाली वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करनी है तो सर्कुलर मोशन में खाली सेंट्रिपिटल फोर्स होना चाहिए। सेंट्रिपिटल फोर्स तो हर एक सर्कुलर मोशन में होता है क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है। अब अगर आपको जो है मैग्नीट्यूड भी चेंज करवाना है तो आपको जो एक और फोर्स चाहिए, दैट फोर्स मस्ट बी पैरेलल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी, उसको टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। तो ये मैंने आपको सारा सिखाया, ठीक है। अब बेटा याद रखो जो मैग्नीट्यूड है ना सेंट्रिपिटल फोर्स का, दिस सेंट्रिपिटल फोर्स इज वी विल रिप्रेजेंट दिस बाय एफ एंड स्मॉल सी। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, this centripetal force is equal to mass into centripetal acceleration। centripetal force की जो इक्वेशन बनेगी, आपको मल्टीप्लाई करना है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तो आपने डिटेल में पढ़ी है, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको अब रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, whose direction is always towards the center, ठीक है। और दिस एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और इस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड क्या है? दैट इज v स्क्वायर बाय r। देयरफॉर सेंट्रिपिटल फोर्स की फॉर्मूला क्या बनेगी बेटा? वो बनेगी m ac के बदले क्या आएगा बेटा? v स्क्वायर बाय r। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स। अगर आपको देखना होगा, इसका मतलब है इस फॉर्मूला से आप निकालेंगे कि जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो मूव करने के लिए उसको कितना सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, क्योंकि जब तक सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं होगा तब तक सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकती। ये तो बेसिक चीज है, फंडामेंटल पॉइंट है। तो अगर आपको देखना होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी है, उसका मास है 10 kg, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये बॉडी एक सर्कल में मूव करे। उस सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस है फॉर एग्जांपल 20 मीटर। मैं चाहता हूं कि जिस सर्कल में ये मूव करे उसका रेडियस 20 मीटर होना चाहिए, और किस स्पीड से मैं चाहता हूं ये मूव करे। लेट अस सपोज आई वांट दिस बॉडी शुड मूव विद अ स्पीड ऑफ लेट अस सपोज 5 मीटर पर सेकेंड। फिर से देखो, ये एक बेसिक सी एग्जांपल है। मेरे पास एक बॉडी है 10 kg की, मैं चाहता हूं कि ये बॉडी एक सर्कल में मूव करे और उस सर्कल का रेडियस 20 मीटर होना चाहिए, और किस स्पीड से ये मूव करनी चाहिए? विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये करवाने के लिए मुझे एक फोर्स चाहिए, मुझे सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, पर इंपॉर्टेंट है कि मुझे कितना फोर्स चाहिए, ये काम करवाने के लिए मुझे कितना सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए। तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। यहां से आप फोर्स का वैल्यू निकालो, कितना फोर्स आपको ये काम करने के लिए चाहिए। सो एम इज 10 kg, सो वी हैव 10 into v is 5, so we have 5 square, divide by r is 20, so divide 20 कर लो। so this is एक कैंसिल हो गया, so 1/2, 5 square is 25, divide by 2, ये आएगा ना बेटा। so आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12.5 न्यूटन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब है सर्कल में मूव करने के लिए 10 kg बॉडी को 20 मीटर के रेडियस वाले सर्कल में मूव करने के लिए आपको चाहिए 12.5 न्यूटन। अगर इस बॉडी पे आप ये फोर्स नहीं दे सकते, अगर इस बॉडी पे ये वाला इतना फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा टुवर्ड सेंटर, तो बेटा ये बॉडी इस सर्कल में मूव नहीं कर सकती।
सो सेंट्रिपिटल फोर्स के जो मैग्नीट्यूड की इक्वेशन है दैट इज mv स्क्वायर बाय आर। इससे क्या निकलता है, इससे आपको ये निकलेगा कि बॉडी को सर्कल में मूव करवाने के लिए आपको कितना फोर्स चाहिए। बेटा ये फोर्स इस बॉडी की डायरेक्शन खाली चेंज करवाएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब अगर आपको मैग्नीट्यूड भी चेंज करवाना है तो फिर क्या करना है, या तो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है टुवर्ड सेंटर उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करवा लो, फिर उसके दोनों कंपोनेंट आएंगे टुवर्ड सेंटर और पैरेलल टू वेलोसिटी, फिर दोनों चेंज होंगे, या तो एक और फोर्स ऐड करवा लो विच विल बी टेंजेंशियल टू वेलोसिटी, पैरेलल टू वेलोसिटी, उससे मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। समझ आ रहा है? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब देखो बेटा, अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको। देखो बेटा, मैं आपको यहां पे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल करवा रहा हूं। मैं लिखूंगा यहां पे इन ईच केस कमा आइडेंटिफाई सेंट्रिपिटल फोर्स। हर एक केस में सेंट्रिपिटल फोर्स को आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स है, ठीक है। एंड हेंस डिटरमाइन, और डिटरमाइन कर लो क्या, वेदर द सर्क्यूलर मोशन, ये जो सर्क्यूलर मोशन होगी इज यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। ये हमारा क्वेश्चन है। हर एक केस में आप क्या कर लो, सेंट्रिपिटल फोर्स को आइडेंटिफाई कर लो, और जब वो आइडेंटिफाई होगा उसके बाद क्या डिसाइड कर लो ये जो सर्कुलर मोशन है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, सेंट्रिपिटल फोर्स कौन सा फोर्स होता है, वो फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और द कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। आपको नेट फोर्स निकालना है टुवर्ड्स सेंटर, दैट इज योर सेंट्रिपिटल फोर्स। और क्या ये सेंट्रिपिटल कोई इज दिस ए न्यू काइंड ऑफ फोर्स? नहीं, जो भी फोर्स टुवर्ड सेंटर होगा उसी का नाम देना है सेंट्रिपिटल फोर्स। उसको आप इक्वेट करेंगे mv स्क्वायर बाय आर के साथ, बिकॉज दैट इज योर सेंट्रिपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है mv स्क्वायर बाय आर, ठीक है। सो नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, ये सर्कुलर मोशन है बेटा। सो दिस इज योर सर्कल, ठीक है। इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज r, एंड हियर वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, एंड इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना दैट इज F, ठीक है। तो बताओ बेटा, यहां पे ये मैंने इस पे एक ही फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है दैट इज F, और ये जो F है ना ये किसकी, इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड सेंटर, तो इसका मतलब यही F सेंट्रिपिटल फोर्स है। सो मैं यहां लिखूंगा हियर दिस F इज इक्वल टू FC, यहां पे सेंट्रिपिटल फोर्स यही फोर्स है जो दिया हुआ है, बिकॉज दिस इज टोटली टुवर्ड सेंटर, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर बाय r। व्हाट इज m? m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v इज द स्पीड विद व्हिच दिस इज मूविंग, एंड r इज द रेडियस। अब अगर ऐसे होगा बेटा, ये सर्कल है, ये सेंटर है, इसका भी मान लो रेडियस r है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, ये मूव कर रहा है विद स्पीड v, इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं टुवर्ड सेंटर, वन इज F1 एंड वन इज F2। ऐसे जरा ये दोनों F1 और F2 बोथ आर एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, इस पे दो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, दोनों टुवर्ड सेंटर है, तो यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स किसके बराबर आएगा? तो बताओ बेटा, मैंने आपको कहा सेंट्रिपिटल फोर्स इज द नेट फोर्स दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। तो यहाँ पे नेट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर कितना है, दैट इज F1 प्लस F2 ऑब्वियसली। सो नेट सेंट्रिपिटल फोर्स, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज F1 प्लस F2, सो F1 प्लस F2 विल बी इक्वल टू FC सेंट्रिपिटल फोर्स, और इसका मैग्नीट्यूड, सेंट्रिपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, mv स्क्वायर बाय r। फाइन। अब अगर ऐसे होगा, इसी केस में मैं अगर ऐसे करूंगा बेटा, ये F2 को मैं यहां से कैंसिल करूंगा, इस F2 को अगर मैं ऐसे रखूंगा आउटवर्ड्स, दिस इज योर F2, बट हियर आई एम राइटिंग दिस F1 इज ग्रेटर देन F2, ठीक है। जरा अब मुझे बताओ, एक तो फोर्स है, इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स एक्ट हो रहा है, एक है F1 टुवर्ड सेंटर, एक है अवे फ्रॉम सेंटर, बट दिस F1 इज ग्रेटर देन F2। बताओ सेंट्रिपिटल फोर्स किसके बराबर होगा? क्या होता है, क्या है डेफिनेशन सेंट्रिपिटल फोर्स की? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। तो नेट फोर्स किसके बराबर आएगा, F1 माइनस F2, क्योंकि अपोजिट है। सो F1 माइनस F2 इज द नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, सो दिस विल बी इक्वल टू FC, दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स, और इसका मैग्नीट्यूड होगा बराबर mv स्क्वायर बाय r के, ठीक है। शाबाश। अब मुझे बताओ, इज दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाली एक ही फोर्स है
यहाँ पे जो फोर्स, जो नेट फोर्स है दैट इज टुवर्ड सेंटर, और किसी डायरेक्शन में फोर्स नहीं है ना, सो दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां पे अगर दोनों फोर्स टुवर्ड सेंटर है, नेट फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, चाहे दोनों फोर्स टुवर्ड सेंटर हो या एक फोर्स सेंटर की तरफ और एक अवे, दोनों केसेस में जो नेट फोर्स है दैट इज टुवर्ड सेंटर, क्या और कोई फोर्स है? नहीं। सो दिस इज ऑल्सो ए केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल फोर्सेस है ना, पर सारे फोर्सेस की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर है या अवे फ्रॉम सेंटर है, रिजल्टेंट फोर्स जो है दैट इज टुवर्ड सेंटर, उसको आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, क्योंकि ये खाली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करवाएगा। फाइन, शाबाश। अब अगर ऐसे होगा बेटा, एक और एग्जांपल है, ऐसे है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इस सर्कल का मास, इस सर्कल का रेडियस r है, इस बॉडी का मास m, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ये इसका सेंटर है, इस पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है दैट इज f, और ये एंगल जो है ये दिया है थीटा, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज थीटा। ठीक है, शाबाश। तो आप क्या करेंगे बेटा, ये सेंटर है तो ये लाइन आप एक्सटेंड करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट ये जो है बेटा यहाँ पे, लेट अस एज्यूम दैट द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, सेंट्रीपिटल फोर्स को आइडेंटिफाई करना है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या, कौन सा फोर्स होता है? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, और द नेट कंपोनेंट और द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज टुवर्ड सेंटर। अब यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की ओर नहीं है ना, तो यहाँ पे हम इसका कंपोनेंट देखेंगे सेंटर की ओर कितना है। तो अगर ये F है, इसकी डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे, अगर ये F है, ये वेलोसिटी के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट कर लो। ये F है तो ये सेंटर है यहाँ पे, तो यहाँ से इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा? F साइन ऑफ थीटा। यहाँ से क्या आएगा बेटा? F कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब बताओ मुझे, आप किसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे? उस वाले कंपोनेंट को जो सेंटर की तरफ है। तो सेंटर की तरफ कौन सा कंपोनेंट है? F साइन थीटा। ठीक है, सो हियर FC centripetal force is F sin of theta. What is this F? This is the force which is acting on this body, and this F sin theta will be equal to mv square by r. समझ आ रहा है बेटा? शाबाश। और ये जो दूसरा कंपोनेंट है ना F cos theta, ये F cos theta वेलोसिटी को पैरेलल आ जाता है। सो दिस F cos theta जो है, इसको आप कहेंगे फिर FT। FT is tangential component, और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। अगर आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट देखना है, टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल फोर्स किसके बराबर होगा? जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बराबर मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल फोर्स होगा ना बराबर मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो दिस विल बी इक्वल टू मास, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की फॉर्मूला है ना dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बताओ मुझे बेटा, ये जो केस है यहाँ पे, ये कौन सा केस है? दिस इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि यहाँ पे फोर्स का कंपोनेंट सेंटर की ओर भी है और टेंजेंशियल भी है। सेंटर की ओर जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और वो है F sin थीटा, इसलिए F sin थीटा बराबर होगा mv स्क्वायर बाय r। और जो टेंजेंशियल फोर्स है वो F cos थीटा है, और F cos थीटा टेंजेंशियल फोर्स होता है बराबर mat, दैट इज m dv by dt, और m dv by dt इज इक्वल टू F cos थीटा। सो यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज होगा और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। सो दिस इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। शाबाश। एक और एग्जांपल बेटा, ये सर्कल है, ये ऑब्जेक्ट है, मास m है, वेलोसिटी v है, एक फोर्स है ऐसे, दिस इज F1, ये सेंटर है, यहां से एक और फोर्स है, दिस इज F2, लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, और यहां से एक और फोर्स है, दिस इज F3। जरा मुझे बताओ यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा? आपको बेटा नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर निकालना है। ठीक है, सेंटर की ओर तो एक F2 है, ये अपोजिट में है, तो अभी जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा F2 माइनस F3, पर इसका भी कंपोनेंट एक होगा ना टुवर्ड सेंटर। तो अगर ये थीटा है, सो ये F1 है, सो ये होगा F1 cos ऑफ थीटा, तो ये होगा बेटा F1 साइन ऑफ थीटा। अब मुझे बताओ नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कौन सा है? सो उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे हम। ठीक है, एक तो है बेटा F2, शाबाश, एक तो है हमारा F2 प्लस, और कौन सा फोर्स है? F1 साइन थीटा, F1 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और F3 अपोजिट है तो ये माइनस होगा। सो दिस इज योर नेट फोर्स। ये आपने लाजा मोशन में पढ़ा है ना, नेट फोर्स निकालना। सो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज F2 प्लस F1 साइन थीटा माइनस F3, सो दिस विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r।
समझ आ रहा है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो अगर ऐसे है बेटा, मान लो ये सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी v है, मास m है, ये फोर्स F1 है सेंटर, ये फोर्स F2 है सेंटर, अपोजिट फोर्स F3 है, तो नेट फोर्स सेंटर की ओर कितना है उसी को सेंट्रिपिटल फोर्स कहेंगे, दैट इज योर F1 प्लस F2 माइनस F3 एंड दिस शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। समझ आ रहा है? आई होप आपको, मैं जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूं ना, सॉरी सिखा रहा हूं, मैं जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, सेंट्रिपिटल फोर्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग। मैग्नीट्यूड होता है mv स्क्वायर बाय r, और सेंट्रिपिटल फोर्स कोई दूसरा या कोई दूसरे किस्म का फोर्स नहीं होता है। जो भी फोर्स, मान लो यहां पे नेट फोर्स है ये F2 प्लस F1 साइन थीटा माइनस F3, इसी फोर्स का नाम दिया हमने सेंट्रिपिटल फोर्स। तो सेंट्रिपिटल फोर्स इज द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर। इट कैन बी कंपोनेंट, इट कैन बी रिजल्टेंट ऑफ 2 or 3 फोर्सेस, मल्टीपल फोर्सेस। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज called centripetal force and its magnitude is always equal to mv square by r. And what does this centripetal force do? It changes the direction of velocity. समझ आ रहा है? So this is about centripetal force. Let us see some practical problems on centripetal force. For example, ये का एक बॉडी है, इसका मास है m1, और इस मास के अराउंड एक दूसरी छोटी बॉडी मूव हो रही है m2। ये मान लो जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं ना, दिस इज द मास ऑफ प्लैनेट, सॉरी सन m1 एंड दिस द मास ऑफ प्लैनेट m2, एंड दिस प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस इन ए सर्कल। ऐसे ये ऐसे मूव कर रहा है, और इस सर्कल का जो रेडियस है, लेट अस सपोज दैट रेडियस इज, द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज r, एंड दिस प्लैनेट इज मूविंग विद स्पीड v। ठीक है, तो यहां पे सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? यहां पे सेंट्रिपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखो। तो बेटा आपको देखना है, यहाँ पे सर्कल में मूव कर रहा है m2, तो इसको मूव करने के लिए कौन सा इनवर्ड फोर्स है, कौन सा फोर्स है जो सेंटर की ओर है? तो बेटा वो यहाँ पे जो इसको इसकी तरफ जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। क्योंकि आपको देखना है इस पे वो कौन सा फोर्स है जो सेंटर की ओर है, वही तो सेंट्रिपिटल फोर्स है। अब जब इसको एनालाइज करेंगे तो इस पे आप देखेंगे, इस पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ना, वो इसका ग्रेविटेशन है। इसका जो ग्रेविटेशन है वो इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है। तो यहां पे यही ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा सेंट्रिपिटल फोर्स। सो मैं लिखूंगा हियर सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है बेटा? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा दैट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, सो यही ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है सेंट्रिपिटल फोर्स। सो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। फाइन, शाबाश। जैसे मान लो यहां पे है, ये एक चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड है q1, और इस चार्ज के अराउंड एक और चार्ज जो है वो रिवॉल्व करता है जिसका मैग्नीट्यूड है q2, और रेडियस जो है यहाँ पे r है। ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे एक एटम में होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। एटम में पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस के अराउंड नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, इस न्यूक्लियस का चार्ज हमने q1 लिया, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज q2 लिया। अब बताओ जब ये रिवॉल्व करता है ना, जब एटम में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, सो ये तो सर्कुलर मोशन हो गई। तो इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? बेटा देखो यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगी ना, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो फोर्स इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करवाएगा इस डायरेक्शन में। सो दिस इज Fe इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स। दिस विल बी इक्वल टू Fc। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये आपने 10th क्लास फिजिक्स में पढ़ा है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स किसके बराबर? mv स्क्वायर बाय r। ये किसका मास? जो रिवॉल्व करता है, और ये वेलोसिटी इसकी, जिस वेलोसिटी से ये रिवॉल्व करता है। r इज द रेडियस, Q1 and Q2 आर द चार्जेस। सो हियर electrostatic force of attraction provides necessary centripetal force, and here gravitational force provides necessary centripetal force. Fine, sure. चलो बेटा और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक पत्थर है, इसका मास m है, और इस पत्थर को हमने एक रस्सी से बांधा है, इस रस्सी से बांधा है, और इस पत्थर को हम ऐसे घुमा रहे हैं या ऐसे हम इसको घुमा रहे हैं, तो ये ऐसे सर्कल में घूमेगा, ऐसे सर्कल में घूमेगा। लेट अस एज्यूम कि यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, लेट अस इग्नोर ग्रेविटी। तो मुझे बताओ बेटा, अगर ये पत्थर सर्कल में घूम रहा है विद वेलोसिटी v, इसका मास m है, सो दिस इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग, तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? आपको देखना है, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है और फिर देखना है इस पे कौन सा फोर्स है जो सेंटर की ओर है। जब आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ये तो हवा में है, हवा में घूम रहा है, तो वेट जो है इसका इग्नोर किया हुआ है हमने, तो एक ही फोर्स बचता है, दैट इज द फोर्स ऑफ टेंशन। ठीक है, सो ये टेंशन जो है, ये स्ट्रिंग टेंशन हमेशा पुल करता है। अगर आप देखेंगे ये इस टेंशन की डायरेक्शन है ना टुवर्ड सेंटर, तो यही टेंशन बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सो हियर योर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ टेंशन, सो योर mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू t। समझ आ रहा है? तो अगर आपको टेंशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, mv और r इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लो, या अगर आपका टेंशन का वैल्यू दिया है, मास दिया है, रेडियस दिया है, तो आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर लो। So जो भी फोर्स टुवर्ड सेंटर होगा, दैट इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। सो हियर टेंशन इज टुवर्ड सेंटर, सो टेंशन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ आ रहा है? सो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, ये कोई फोर्स नहीं है, खुद कोई फोर्स नहीं है, ये अपने आप से कोई फोर्स नहीं होता। जो भी फोर्स सेंटर की ओर होगा सर्कुलर मोशन में, उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। समझ आ रहा है? और कुछ एग्जांपल्स देख लो। ऐसे देखो बेटा, अगर मान लो ये एक ऐसे फ्लैट रोड है, ये एक रोड है, तो फिर उस रोड के बाद एक वर्टिकल कर्व आ जाता है ऐसे, फिर से फ्लैट है, ठीक है, और यहां पे फिर आगे जाके ये रोड है, फिर ऐसे वर्टिकल कर्व नीचे की ओर आ जाता है, फिर फ्लैट है। समझ आ रहा है? ये एक रोड है, फिर ऐसे गाड़ी जाएगी वर्टिकल कर्व में, फिर नीचे आएगी, फिर फ्लैट है, फिर नीचे जाएगी कर्व में, फिर ऊपर आएगी। इस कर्व का जो रेडियस है ना, ये मान लो इसका सेंटर है, इसका जो रेडियस है वो मान लो आप r है, ठीक है, और इसका सेंटर मान लो यहां पे है, और इसकी रेडियस भी मान लो r है। जो गाड़ी है ना बेटा यहाँ पे, ये आपकी गाड़ी है, जब ये आगे आएगी, ये मान लो स्पीड v से जा रही है, इसका मास m है। समझ आ रहा है? जब वो मान लो बेटा यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ पे पहुंच गई ये गाड़ी, किस स्पीड से जा रही है? v से, और इसका मास m है। तो बेटा यहाँ इसको ये सर्कल नेगोशिएट करना है, इसको सर्कल में जाना है, तो यहां से यहां तक ये सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करेगी। मुझे टॉप पे बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? तो आप टॉप पे, अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आप टॉप पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। बताओ यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? एक तो mg ऐसे होगा, दूसरा होगा नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, ठीक है, फ्रिक्शन विक्शन एज्यूमिंग दिस इज अ फ्रिक्शनलेस, या अगर फ्रिक्शन है वो तो ऐसे पैरेलल होगा ना सरफेस को, उसको इग्नोर करो, हमें खाली वो वाले फोर्सेस देखने हैं विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। अब मुझे बताओ बेटा, नेट फोर्स सेंटर की ओर कितना है? mg है और n है, पर n अपोजिट है, तो नेट फोर्स जो सेंटर की ओर आएगा वो आएगा mg माइनस n। यही बराबर होगा ना बेटा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, और यही mg माइनस n होगा बराबर mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। ये यहां पे हमने इक्वेशन लिखी। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स है? नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, एंड दैट इज mg माइनस n। सो mg माइनस n इज योर fc एंड fc इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर यहां पे आपको देखना होगा, जब ये गाड़ी फिर यहां पे पहुंचेगी, फिर ये यहां बॉटम पोजीशन पे पहुंचेगी, स्पीड v के साथ मूव कर रही है और मास m। जरा यहां पे मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू बताओ कितना होगा? बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। mg ऐसे होगा और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगी, फ्रिक्शन तो पैरेलल होगा, उसको छोड़ो। मुझे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर नेट फोर्स होगा ना बेटा n माइनस mg, इसके उल्टा आएगा ये, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना आएगा टुवर्ड्स, क्योंकि सेंटर यहां से है, तो नेट फोर्स जो सेंटर की ओर आएगा बेटा वो आएगा n माइनस mg, दिस विल बी इक्वल टू fc। सो योर n माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। समझ आ रहा है? शाबाश। अब अगर मुझे टॉप पे वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना है, मान लो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है किसी और पोजीशन पे, फॉर एग्जांपल मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है यहां पे। अगर जब बॉडी यहां पे थी, वेलोसिटी v थी, मास m था, ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है और इसकी रेडियस r है। जरा यहां पे मुझे बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा? तो यहां पे बेटा ये mg इस तरह होगा डाउनवर्ड्स, बिकॉज mg ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड।
नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा, दिस इज योर एन, ठीक है। एंड लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा। जरा मुझे बताओ नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, ये सेंटर ओ है, टुवर्ड सेंटर नेट फोर्स कितना आता है? तो इस mg का कंपोनेंट ढूंढना पड़ेगा। अगर ये mg है तो ये कितना आएगा बेटा? ये आएगा mg cos ऑफ थीटा, ठीक है। और अपोजिट फोर्स कौन सा है? n। तो नेट फोर्स, ये लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा है, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना आता है बेटा? दैट इज mg cos ऑफ थीटा माइनस है अपोजिट फोर्स n। दिस इज द नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, और इसी नेट फोर्स का नाम देना है सेंट्रिपिटल फोर्स, बिकॉज डेफिनेशन ही सेंट्रिपिटल फोर्स की ये है, द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। याद रख लो ये डेफिनेशन, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड सेंटर ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। सो इक्वेशन बनेगी mg cos of theta minus n will be equal to mv square by r। ये इक्वेशन आपने बना ली, फिर कुछ वेरिएबल्स दिए होंगे, कुछ का वैल्यू आपको निकालना होगा। फाइन। सो आई होप कि ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स मैंने आपको दिखा दिया कैसे निकालना है, मैग्नीट्यूड क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या करता है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, ठीक है। अगले क्लास में मैं बेटा आपको फिर से सेंट्रिपिटल फोर्स आइडेंटिफाई करवाऊंगा और देखूंगा कि ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने कहा अगर ये v कांस्टेंट है, एक ही स्पीड से जा रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन है, अगर v चेंज हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म है। अगर आपको फोर्स से देखना है कि यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म, फिर कैसे चेक करोगे? अगर सेंट्रिपिटल फोर्स, अगर मोशन में खाली सेंट्रिपिटल फोर्स है, या अगर नेट फोर्स जो भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बॉडी, अगर वो सारा फोर्स टुवर्ड सेंटर है तो इसका मतलब खाली सेंट्रिपिटल फोर्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। अगर सेंटर के अलावा इसमें कोई और कंपोनेंट भी है फोर्स का जो पैरेलल है वेलोसिटी, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी को पैरेलल आएगा, फिर इसका मतलब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, देन दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई होप यू कैन सॉल्व दिस थिंग, ठीक है। अगले क्लास में मैं आपको कुछ स्पेशल केसेस पढ़ाऊंगा इसके, उसमें हम पढ़ेंगे लाइक वी विल डिस्कस बैंकिंग ऑफ रोड्स, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, डेथ वेल हम पढ़ेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको बेटा, या मैं आपको कॉनिकल पेंडुलम पढ़ाऊंगा, ये स्पेशल चीजें इसी सर्कुलर मोशन के रिलेटेड जो हमने आज कॉन्सेप्ट पढ़ा यही हम फिर से अप्लाई करेंगे। इनकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं आपको अगले क्लास में दिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।